हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल जावा निंजा। सो दोस्तों, आज हम लोग हाइबरनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आप सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने जेडीबीसी के बारे में पढ़ा, जेडीबीसी के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा और हाइबरनेट उन लिमिटेशंस को किस तरीके से ओवरकम करता है ये भी हमने देखा। हाइबरनेट कब पढ़ेंगे? तो गाइज आज से हम लोग हाइबरनेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो गाइज इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जेडीबीसी के क्या क्या लिमिटेशंस है, जैसे कि बॉयलर प्लेट कोड को हम लोग बार बार लिखते थे, जो भी रिसोर्सेस है उसे डेवलपर्स को खुद ही मैनेज करना पड़ता था, जो भी ऑब्जेक्ट उसने क्रिएट किया है उसे डेवलपर्स को क्लोज करना पड़ता था। जेडीबीसी लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो गाइज हमने इन लिमिटेशंस के बारे में देखा था और हाइबरनेट इन लिमिटेशंस को किस तरीके से ओवरकम करता है ये भी हमने देखा था। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज हाइबरनेट? हाइबरनेट बेसिकली एक जावा का फ्रेमवर्क है गाइज, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी करता है बाय अब्स्ट्रैक्टिंग द डेटाबेस लेयर। बाय अब्स्ट्रैक्टिंग द डेटाबेस लेयर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है गाइस कि हाइबरनेट हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि डेवलपर्स जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ बिना कोई कोड लिखे, बिना कोई क्वेरी एग्जीक्यूट किए जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज हम लोग ये देखते हैं कि हाइबरनेट डेटाबेस लेयर को किस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सभी जानते हैं गाइज कि स्प्रिंग बूट में हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें कोई भी परसिस्टेंस क्लास होता है, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हमें डेटाबेस में सेव करना होता है। तो गाइज कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डेटाबेस में सेव करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डेटाबेस में एक रो क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है गाइज, कोई भी टेबल है उसका एक रो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। सपोज कीजिए गाइज कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है और उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डेटाबेस में सेव कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेबल में सेव किया है। तो उन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए एक टेबल में 10 रो क्रिएट होंगे गाइज। ये 10 रो जो क्रिएट हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक एक रो एक एक ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो चलिए गाइज इसे हम लोग कोड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि हमने स्प्रिंग बूट में एक एप्लीकेशन बनाया है। इसमें प्रोजेक्ट का नाम है यूजर मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर मैंने गाइज एमबीसी पैटर्न को फॉलो किया है। एमबीसी पैटर्न का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। अगर गाइज आप लोग एमबीसी के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज एमबीसी का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसमें क्या होता है गाइज, सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे ब्राउजर से आता है। वो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आने के बाद गाइज सबसे पहले फ्रंट कंट्रोलर के पास जाता है। अब फ्रंट कंट्रोलर के पास एक बार चला गया तो फ्रंट कंट्रोलर के पास गाइज अगर एक रिक्वेस्ट चला गया तो फ्रंट कंट्रोलर के अंडर में और भी कंट्रोलर्स होते हैं। तो जो रिक्वेस्ट आया उस रिक्वेस्ट को किस कंट्रोलर के पास डेलीगेट करना है, इसके लिए फ्रंट कंट्रोलर गाइज हैंडलर मैपिंग के साथ इंटरेक्ट करता है। हैंडलर मैपिंग से पूछता है कि भाई इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को किस कंट्रोलर के पास भेजना है। तो हैंडलर मैपिंग के पास गाइज हर एक रिक्वेस्ट का यूआरएल के थ्रू उसका मैपिंग रहता है। तो हैंडलर मैपिंग फ्रंट कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस रिक्वेस्ट को आपको इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास भेजना है। तो गाइज अब फ्रंट कंट्रोलर से जो रिक्वेस्ट है वो एक स्पेसिफिक कंट्रोलर के पास आता है। तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आ गया। अब कंट्रोलर ये देखता है कि कौन सा मॉडल है जो कि बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसके अनुसार से कंट्रोलर एक स्पेसिफिक मॉडल को चूज करता है। ठीक है, एक बार मॉडल चूज हो गया तो उसके बाद गाइज बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। और बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट होने के लिए अगर डेटाबेस की जरूरत पड़ती है या फिर डेटाबेस से कोई भी रिकॉर्ड को फेच करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए मॉडल डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। और अगर गाइज बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया है तो उसके बाद यूजर को शो करने के लिए कंट्रोलर व्यू रिजॉल्वर से इंटरेक्ट करता है। व्यू रिजॉल्वर बिजनेस लॉजिक का जो भी आउटपुट होता है उसे व्यू रिजॉल्वर शो करता है गाइज। और व्यू रिजॉल्वर जो आउटपुट है उस आउटपुट को कंट्रोलर कर देता है एंड कंट्रोलर वापस ब्राउजर पे सेंड कर देता है गाइज। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमबीसी का क्या पैटर्न है और किस तरीके से ये काम करता है। तो इस प्रोजेक्ट में भी गाइज मैंने एमबीसी पैटर्न को फॉलो किया है। तो यहाँ पे देख सकता है गाइज कि हमने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने रजिस्टर करने के लिए एपीआई बनाया है यूजर स्लैश रजिस्टर, है ना।
तो यहाँ पे गाइज ब्राउजर से हम लोग इस कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि जो हमने कंट्रोलर में एपीआई बनाया था /user/register, उस एपीआई को हम लोग यहाँ से हिट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने पोस्टमैन को यूज किया है गाइज। अगर आप लोग पोस्टमैन के बारे में बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं है या फिर न्यू बिगनर्स है तो प्लीज पोस्टमैन को किस तरीके से यूज करना है उसे जाकर देखिए। तो यहाँ से इस एपीआई को हम लोग हिट करेंगे गाइज, और हिट करने के बाद सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगा वो फ्रंट कंट्रोलर के पास आएगा, मतलब डिस्पैचर सर्वलेट के पास आएगा। एक बार रिक्वेस्ट अगर डिस्पैचर सर्वलेट के पास आ गया तो उसके बाद वो हैंडलर मैपिंग के पास जाता है। हैंडलर मैपिंग से उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का पाथ पूछता है। फिर हैंडलर मैपिंग बोलता है कि भाई आपको इस कंट्रोलर के पास जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक ही कंट्रोलर बनाया है। तो फ्रंट कंट्रोलर गाइज इस कंट्रोलर के पास जाता है, यूजर कंट्रोलर, और यूजर कंट्रोलर के पास गया तो यहाँ पे ये देखा कि /user/register उसको ये यूआरएल मिल गया। तो यहाँ पे जो हमने यूआरएल यहाँ पे /user/register लिखा था सेम यूआरएल उसको यहाँ मिल गया है गाइस। तो अगर ये यूआरएल मिल गया है तो अब इस फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पे फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाएगा, जाएगा गाइस। तो यहाँ से तो जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वो लेके आया था उसको यहाँ पे ये सेव करेगा। गाइज यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए हम लोग गाइज एक रिक्वेस्ट क्लास बनाते हैं या फिर कह सकते हैं एक डीटीओ क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि हमने यहाँ पर यूजर रिक्वेस्ट डीटीओ नाम का एक क्लास बनाया है। ठीक है, इस क्लास में हमें फ्रंट एंड से क्या क्या आएगा उस फील्ड्स को हमने रखा है, जैसे कि नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है। इस तरीके से बनाने का मेन पर्पज ये है गाइज कि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो मेन यूजर मैनेजमेंट का जो एंटिटी है वो फ्रंट एंड इस एंटिटी को हिट करे। इसका बनाने का मेन पर्पज ये है गाइज कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये किसी तरीके से फ्रंट एंड को एक्सपोज हो। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं गाइज, क्योंकि ये एंटिटी बेसिकली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है गाइज। इसलिए हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर जब करते हैं उसके लिए हम लोग एंटिटी क्लास को यूज नहीं करते हैं गाइज एज ए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग से एक डीटीओ क्लास बनाते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना रहता है तो डीटीओ क्लास में हम वो सारे फील्ड्स को डिफाइन करता है गाइज। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है गाइज कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम है जैसे नेम, एज, मोबाइल नंबर, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी लिखना है गाइज। नेम, एज, मोबाइल नंबर। अगर यहाँ पे जो नेम का जो स्पेलिंग है, अगर यहाँ पे हम लोग नेम के स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो इस नेम में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगा गाइज। तो सपोज किसी की यहाँ पर AGE है और यहाँ पे हमने AGEEE किया है, और गाइज यहाँ पे हम लोग इस चीज को हिट करते हैं। यहाँ पे हमें 500 इंटरनल सर्वर एरर आया है। इसे देखते हैं गाइज ये क्यों आया है। ये वैल्यूज को तो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्वेरी जनरेट किया है, बट उसके बाद ये कह रहा है कि यूजर मैनेजमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये है गाइज कि उसे यूजर मैनेजमेंट नाम का टेबल नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये टेबल डेटाबेस में क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइज कि यूजर मैनेजमेंट डेटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ है। गाइज अगर कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुआ है और हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करेंगे तो उसे टेबल तो चाहिए ना उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गाइज टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन हुआ, एंड रन होने के बाद हाइवरनेट ने हमारे लिए यूजर मैनेजमेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करके दिया है गाइज। हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं पड़ी गाइज, हाइवरनेट हमें खुद से ही टेबल क्रिएट करके दिया है। और उसमें यहाँ पे देख सकता है गाइज कि यूजर मैनेजमेंट एंटिटी का जो प्रॉपर्टीज हमने लिए थे लाइक नेम, ईमेल, एज, मोबाइल नंबर, उन प्रॉपर्टीज को गाइज हाइवरनेट ने कॉलम में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे एज है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, नेम है, और यहाँ पर आईडी को एज अ प्राइमरी की हमने बना है। तो यहाँ पर हाइवरनेट ने भी आईडी को प्राइमरी की बनाया है। तो गाइज अब हम लोग डेटाबेस में देखते हैं कि क्या ये टेबल क्रिएट हुआ है। इसमें देख सकते हैं गाइज एक टेबल क्रिएट हुआ है। इस टेबल के अंदर जाते हैं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यूजर मैनेजमेंट के जो प्रॉपर्टीज थे वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है। तो गाइज अब हम लोग अगर रजिस्टर करते हैं तो हमें इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट नाम का टेबल हमने क्रिएट कर दिया है।
अब हम लोग इस यूआरएल को हिट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि डीटीओ क्लास में जो एज वेरिएबल का जो स्पेलिंग था वो एज ई था, बट यहाँ पे हमने क्या रखा, एज ई। तो इसके कारण क्या हुआ गाइस, यहाँ पे एज में नल वैल्यू स्टोर हो गया गाइस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैच नहीं हुआ ना गाइस, तो इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर हो गया है। तो मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि डीटीओ क्लास में जो भी वेरिएबल है उसका जो भी स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एज का सही स्पेलिंग डालेंगे। अब यहाँ पे नेम सही डाला है, एज सही डाला है, मोबाइल नंबर सही डाला है, ईमेल सही डाला है। अब हम लोग इसको हिट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार हमने हिट किया तो एज में नल वैल्यू नहीं आया। यहाँ पे एज में जो हमने 21 यहाँ पे भेजा था वो रिस्पॉन्स में एज अ 21 आया है गाइस, है ना। अब इसे हम लोग डेटाबेस में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि हमने दो ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक रो क्रिएट हुआ। इसके पहले वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने एज का स्पेलिंग गलत डाला था, तो यहाँ पे एज के अंदर नल वैल्यू आ गया। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर हमने सही इन्फॉर्मेशन डाला, तो यहाँ पे सेकेंड रो भी क्रिएट हो गया है गाइस। तो यहाँ पर एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यही है कि जो भी हम लोग परसिस्टेंस क्लास बना रहे हैं उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रजिस्टर करते हैं गाइस तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डेटाबेस में एक एक रो जनरेट होता है गाइस, एक एक रो क्रिएट होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है, ईच रो इन द टेबल corresponds टू एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड ईच कॉलम corresponds टू एन एट्रीब्यूट। तो चलिए गाइस अब हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट पे गाइस CRUD ऑपरेशंस एज मेथड्स है। इसका मतलब यह है गाइस कि जो भी हम लोग CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। हाइबरनेट CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्री डिफाइंड मेथड्स प्रोवाइड करता है, उन मेथड को हमें यूज करना रहता है गाइस। तो इस चीज को हम लोग कोड के थ्रू देखते हैं गाइस कि हाइबरनेट किस तरीके से हमें प्री डिफाइंड मेथड को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि यूजर कंट्रोलर में हमने एक एपीआई बनाया है, फेच यूजर बाय आईडी। यहाँ पर हम लोग कोई भी यूजर को उसके आईडी के थ्रू हम लोग फेच कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर यूजर सर्विस में हमने एक मेथड डिफाइन किया है, फेच यूजर बाय आईडी। इसके इम्प्लीमेंटेशन में देख जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि यूजर रिपोजिटरी के अंदर जो फाइंड बाय आईडी नाम का मेथड है उस चीज को हमने यूज किया है गाइस। ये बेसिकली हाइबरनेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया इनबिल्ट मेथड है गाइस। हम लोग कोई भी यूजर के अगर यूजर आईडी को प्रोवाइड करते हैं, अगर वो यूजर आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो हाइबरनेट उस यूजर आईडी के अगेंस्ट में हमें यूजर ऑब्जेक्ट को फेच करके देगा गाइस। तो यहाँ पर यही बता रहा हूँ कि कोई भी CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें खुद से क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है, हम लोग हाइबरनेट के प्री डिफाइंड मेथड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पोस्टमैन से इस एपीआई को हिट करता हूँ गाइस। यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में देखते हैं कि यूजर का आईडी क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटाबेस में दो यूजर्स का रिकॉर्ड सेव हुआ है, उसका आईडी है 502 एंड 503 502। और यहाँ पर हमने जो HTTP मेथड बनाया है वो गेट है गाइस, तो इसे हिट करते हैं। यहाँ पर हमें इंटरनल सर्वर एरर मिला है गाइस, देखते हैं कि क्यों मिला है, देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ पर ये बोल रहा है गाइज कि यूजर मैनेजमेंट एंटिटी में कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो गाइज इस चीज को बताने के लिए हमने इंटरनल सर्वर एरर जनरेट किया है। अगर गाइज यूजर मैनेजमेंट एंटिटी में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा तो गाइज हमें इसी तरीके से इंटरनल सर्वर एरर मिलेगा गाइज। तो चलिए इस चीज को हैंडल करते हैं। यहाँ पर यूजर मैनेजमेंट नाम का एंटिटी है, इसमें हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास करेंगे और इसे जनरेट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट नाम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसे सेव करते हैं गाइज, और सेव करने के बाद रन करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है। अब हम लोग उस एपीआई को फिर से हिट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि 502 यूजर आईडी के अगेंस्ट में हमें यूजर का ऑब्जेक्ट मिला है। यहाँ पर हम लोग डेटाबेस में देखेंगे 502 के अगेंस्ट में एज नल था, ईमेल ये था, मोबाइल नंबर था और नाम रोहित कुमार था। यहाँ पे गाइस रिस्पॉन्स पे भी देख सकते हैं कि एज हमारा नल है, नाम रोहित कुमार है, ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल है। तो CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हाइबरनेट हमें प्री डिफाइंड मेथड प्रोवाइड करता है गाइस, ये हमने यहाँ पे देखा। थर्ड पॉइंट ये होता है गाइस कि हाइबरनेट डेटाबेस इंडिपेंडेंट होता है। इसके पहले हमने देखा था कि JDBC डेटाबेस डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है गाइस कि सपोज कीजिए कि हमारा एप्लीकेशन अभी SQL क्वेरी में लिखा हुआ है और हमारे पास रिक्वायरमेंट आया कि उस एप्लीकेशन को हमें ओरेकल डेटाबेस में रन करवाना है। तो गाइस इसके लिए हम जो भी जावा प्रोग्राम में जो भी SQL क्वेरी लिखे हैं उस SQL क्वेरी को अब हमें ओरेकल में कन्वर्ट करना है गाइस। तो समझ सकते हैं ये कितना लेंदी टास्क है। बट हाइबरनेट में ऐसा नहीं है गाइस। हाइबरनेट में अगर कोई भी एप्लीकेशन SQL में चल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि उसे पोस्टग्रेस में स्विच करें या फिर ओरेकल में स्विच करें तो हम लोग इजीली उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं गाइस। इसके लिए हाइबरनेट में एक डायलेक्ट होता है गाइस। डायलेक्ट बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो कि हाइबरनेट को बताता है कि हाइबरनेट किस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने जा रहा है, हाइबरनेट किस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने जा रहा है। यहाँ पर डायलेक्ट बेसिकली एक ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है गाइस। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक मिल में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक ही मशीन रहता है, उसी मशीन से हम लोग गेहूँ पिसवाते हैं, चना पिसवाते हैं, बाजरा पिसवाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास डायलेक्ट है गाइस। डायलेक्ट में भी क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होता है। अगर उस सेटिंग को चेंज कर दे तो अगर हमारा एप्लीकेशन अभी SQL में काम कर रहा है या फिर वो एप्लीकेशन हमारा ओरेकल में काम करना पड़ेगा, इसके लिए गाइस जस्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। तो डायलेक्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि हाइबरनेट डिफरेंट डेटाबेस में स्विच कर जाता है गाइस। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में आते हैं और हमें पता है कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस string.jpa.properties.hibernate.dialect है। यहाँ पर डायलेक्ट में पोस्टग्रेस डायलेक्ट को यूज किया हुआ है। अगर गाइस इस चीज को हम लोग माइस्क्वेल डायलेक्ट कर देते हैं गाइस तो ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये माइस्क्वेल क्वेरी कोड जनरेट करते हुए काम करेगा गाइस। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि ये पोस्टग्रेस से क्वेरी को जनरेट कर रहा है गाइस। अगर इन फ्यूचर हमें रिक्वायरमेंट आता है कि पूरे एप्लीकेशन को SQL डेटाबेस के साथ यूज करना है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है गाइस। यहाँ पर डायलेक्ट में माइस्क्वेल डायलेक्ट कर देंगे और पूरा एप्लीकेशन माइस्क्वेल क्वेरी को जनरेट करेगा एंड माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ रन करेगा गाइस। तो बेसिकली ये डायलेक्ट ही है जो कि हाइबरनेट को डिफरेंट डेटाबेस में स्विच करने का फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है एंड ये डायलेक्ट ही है जो यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है गाइस, क्वेरी को जनरेट करता है। तो डायलेक्ट के कारण ही हाइबरनेट डेटाबेस इंडिपेंडेंट रहता है गाइस। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हाइबरनेट डेटाबेस लेयर को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो चलिए गाइस अब हम लोग हाइबरनेट के फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हाइबरनेट का फीचर है गाइस ORM। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इसका मतलब ये है गाइस कि ORM जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है उसको रिलेशनल डेटाबेस के साथ मैप करता है। यहाँ पर हमने यूजर मैनेजमेंट नाम का एंटिटी बनाया तो सेम नाम का गाइस डेटाबेस में एक टेबल जनरेट हुआ गाइस और यूजर मैनेजमेंट एंटिटी के जितने प्रॉपर्टीज थे वो डेटाबेस में वो कॉलम्स बन गए गाइस। तो बेसिकली ये सारा काम कौन कर रहा है, ये ORM ही तो कर रहा है गाइस। एंटिटी क्लास को टेबल के साथ मैप किया, एंटिटीज के जो प्रॉपर्टीज थे उसको कॉलम के साथ मैप किया। तो ये ORM का फंक्शनलिटी है गाइस जिसके थ्रू हम लोग इस चीज को इजिली अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पे गाइज ORM दो तरीके से मैपिंग को प्रोवाइड करता है। एक तो एनोटेशन बेस्ड मैपिंग होती है और एक एक्सएमएल बेस्ड मैपिंग होती है। तो यहाँ पे हमने गाइज एनोटेशन बेस्ड मैपिंग को यूज़ किया है। कुछ जगहों पे एक्सएमएल बेस्ड
मैपिंग को भी यूज किया जाता है, बट अब लोग एनोटेशन बेस्ड मैपिंग को प्रेफर करते हैं गाइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एनोटेशन बेस्ड मैपिंग को ही आपको बताया है। ठीक है, दूसरा हाइबरनेट का फीचर है गाइस ऑटोमेटिक क्वेरी जनरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे गाइस कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए हाइबरनेट खुद से क्वेरी जनरेट कर रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेच करने के लिए हाइबरनेट खुद से क्वेरी जनरेट कर रहा था। तो कुछ भी करोड़ ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करता है गाइस, तो इसके लिए हाइबरनेट खुद से क्वेरी जनरेट करता है। इसके लिए डेवलपर्स को कोई भी एसक्यूएल क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। तो ये एक हाइबरनेट का फीचर है। तो ये एक हाइबरनेट का फीचर है कि ऑटोमेटिक क्वेरी को जनरेट करता है। नेक्स्ट हाइबरनेट का फीचर ये है गाइस कि हमारे एप्लीकेशन में अगर कोई भी चेंजेस हुआ है, हमने अगर एप्लीकेशन में कोई भी चेंजेस किया है, तो उन चेंजेस को हाइबरनेट ट्रैक करता है गाइस, और उसके लिए खुद से क्वेरी को जनरेट करता है। नेक्स्ट हाइबरनेट का फीचर है गाइस लेजी लोडिंग। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हाइबरनेट लेजी लोडिंग और ईगर लोडिंग दोनों को सपोर्ट करता है, बट जेडीबीसी लेजी लोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है गाइस। लेजी लोडिंग का मतलब यह है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे जो रिकॉर्ड हमें चाहिए सिर्फ वही रिकॉर्ड मिले और उसके अलावा हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिले। बट जेडीबीसी में क्या होता था, जेडीबीसी ईगर लोडिंग को सपोर्ट करता था गाइस। उसमें क्या होता था गाइस कि अगर हमें यूजर ऑब्जेक्ट चाहिए और यूजर ऑब्जेक्ट का कई और ऑब्जेक्ट के साथ मैपिंग है, तो उसमें सिर्फ यूजर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता था, जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ मैपिंग है उन ऑब्जेक्ट्स का भी इंफॉर्मेशन मिलता था। तो इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इशू होता था गाइस। नेक्स्ट फीचर हाइबरनेट का है गाइस कि ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट रहता है। इसके पहले हमने देखा कि डायलेक्ट किस तरीके से हाइबरनेट को डिफरेंट डेटाबेस में स्विच करने के लिए एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। डायलेक्ट बेसिकली एक ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है, जिसमें कि अगर दूसरे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो तो हमें सिर्फ डायलेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को चेंज करना है गाइस। नेक्स्ट हाइबरनेट का फीचर है गाइस कैशिंग। कैशिंग का मतलब ये होगा गाइस, एक पार्टिकुलर सेशन में हाइबरनेट डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया है तो उस इंफॉर्मेशन को एक कैशे में स्टोर करता है। और अगर गाइस सपोज कीजिए कि एक यूजर ऑब्जेक्ट को हमने फर्स्ट टाइम फेच किया, तो उसे हाइबरनेट एक कैशे में स्टोर कर देता है। एंड अगर हमें सेम यूजर ऑब्जेक्ट को फिर से फेच करने की जरूरत पड़ेगी गाइस, तो हाइबरनेट इसमें डेटाबेस को हिट नहीं करेगा। हाइबरनेट उस कैशे से उस यूजर ऑब्जेक्ट को फेच करके देगा गाइस। तो सपोज कीजिए कि ये जो बॉडी है ये हमारा कैशे है और ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हाइबरनेट का एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट टाइम अगर हाइबरनेट कोई भी ऑब्जेक्ट को फेच करता है तो वो डेटाबेस को हिट करता है गाइस। ठीक है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन डेटाबेस को हिट किया, एंड डेटाबेस को हिट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिट्राइव हुआ गाइस, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर तो हाइबरनेट इस डेटाबेस से जो यूजर ऑब्जेक्ट को उसने रिट्राइव किया, उस यूजर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर उसने कैशे में स्टोर कर दिया गाइस। अगर ये एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट आता है सेम ऑब्जेक्ट को फेच करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम में तो ये डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके उस ऑब्जेक्ट को रिट्राइव कर लिया और रिट्राइव करने के बाद उसे कैशे में स्टोर कर लिया। बट गाइस अगर सेम ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करने के लिए सेकंड टाइम रिक्वेस्ट आती है, तो यहाँ पर अब वो डेटाबेस को हिट नहीं करेगा, अब वो इस कैशे को हिट करेगा। फर्स्ट टाइम के अलावा सेम यूजर ऑब्जेक्ट को फेच करने के लिए वो कैशे को हिट करेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइबरनेट किस तरीके से कैशे को सपोर्ट करता है और सेम रिकॉर्ड को फेच करने के लिए किस तरीके से वो कैशे से उठाकर देता है गाइस। गाइस हमें पता है कि जेडीबीसी में कोई भी हम लोग कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे तो उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हमें क्लोज करना पड़ता था। कहीं ना कहीं डेवलपर्स इनडायरेक्टली कनेक्शन पुलिंग को मैनेज कर रहे थे गाइस, बट यहाँ पर हाइबरनेट कनेक्शन पुलिंग को खुद से ही एफिशिएंटली मैनेज करता है, उसे हैंडल करता है गाइस। यहाँ पर डेवलपर्स को कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
कोई भी कनेक्शन पुलिंग को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है गाइस। यहाँ पर हाइबरनेट सब कुछ खुद से ही एफिशिएंटली करता है। हाइबरनेट का नेक्स्ट फीचर है गाइस एंटिटी लाइफसाइकिल मैनेजमेंट। गाइस यहाँ पर हमने देखा कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में हम लोग परसिस्टेंस क्लास बनाते हैं, एक एंटिटी बनाते हैं, तो उस एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनने से लेकर उस ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव होने तक क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हुए उस चीज को हाइबरनेट गाइस इनडायरेक्टली मैनेज करता है। इसमें जैसे कि सबसे पहला स्टेट होता है ट्रांजिएंट स्टेट। कोई भी परसिस्टेंस क्लास होता है गाइस, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक यूजर मैनेजमेंट यूजर इक्वल टू न्यू यूजर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है, तो ये बेसिकली ट्रांजिएंट स्टेट में चला गया गाइस। इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गाइस आगे के वीडियो लेक्चर्स में। तो यहाँ पर देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा कि हाइबरनेट क्या होता है और हाइबरनेट की क्या क्या फीचर्स होता है, ये हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा गाइज। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।